दो चार जयकारे लगाऊंगा, आपको मेरे साथ जयकारे लगाने। बोले गिरिराज महाराज की, महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे, बोले तेजाजी महाराज की। मैं बोलूंगा, सुनिए मैं बोलूंगा जय भगवान, आप बोलना जाट बोलूंगा। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय जवान, जय किसान, हनुमान बेनीवाल। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा यहाँ की जाट आरक्षण संघर्ष समिति को, भरतपुर धौलपुर और नया जिला जो डीग बना है। पहले धौलपुर भरतपुर के जाटों को आरक्षण का मामला चल रहा था, अब डीग भी चूंकि भरतपुर से अलग हुआ, धौलपुर भरतपुर और डीग जिले के जाट समाज को दिल्ली की केंद्र की नौकरियों में आरक्षण मिले। ये प्रमुख मुद्दा आपका है। मुझे याद है जब मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर था, तब भी नैम सिंह जी और ये सारे भरतपुर के जो मेरे सहयोगी मेरे साथ पढ़ते थे, ज्यादातर मंच में खड़े हैं। 1997-98 का वो दौर जब ब्रज के हमारे इन तमाम जिलों के किसान के बेटों ने हनुमान बेनीवाल को राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष बनाकर संदेश दिया राजस्थान के अंदर कि हम लड़ने के एक नया लड़ाका तैयार कर रहे हैं। और भाइयों, जितने महाराजा सूरजमल जी के नारे मैंने लगाए और जितने वीर तेजा जी के, शायद इतने दूसरे लोगों ने नहीं लगाए होंगे। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि देश के अंदर आजादी का आंदोलन हो चाहे दूसरा आंदोलन हो, महाराजा सूरजमल जी और शिवाजी महाराज ने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो देश के अंदर कोई नहीं लड़ सका। वो लड़ाई दिल्ली जिसके चारों तरफ जब मर्जी चले जाते थे और जब चाहे चढ़ाई करके सामान दिल्ली का उठा लाते थे यहाँ पे, और भरतपुर के किले की तरफ कोई नहीं आया। यह भेद लोहगढ़ इसका नाम है। और इतिहास के अंदर हमारे समाज के नेताओं ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। 52 से लेके जब ये बीजेपी तो आई थी 80 के अंदर, 52 से 80, 85, 90 के दौर के अंदर अगर हमारे नेता ध्यान देते तो महाराजा सूरजमल की मूर्ति, तमाम जो प्रतिमाएं देश के प्रत्येक महानगर और प्रत्येक कोने के अंदर लगती और उनकी वीरता की अलग गाथाएं गाई जाती। दुर्भाग्य से हमारे लोग जो चुन के चले जाते थे वो बाद में भूल जाते थे, तो पार्टियां बदलते थे या चुनाव के समय याद करते थे। याद करो जब पानीपत की मूवी के अंदर जिस तरह महाराज सूरजमल के इस युद्ध के साथ छेड़खानी की बात करी, जाट मराठों को आमने सामने करने का सरकार ने प्रयास किया, उस वक्त पानीपत मूवी के पोस्टर में लोकसभा के अंदर जलाए। लोगों ने कहा क्या लोकसभा को जलाएगा क्या, पोस्टर लेके आ गया अंदर, पोस्टर जलाए और गृह मंत्री के साथ बैठ के उस मूवी से तमाम वो दृश्य जिन पे आपत्ति थी वो हटवाए। मैं तो मूवी बैन करवा देता, लेकिन 2-4 आपके लोगों की इच्छा नहीं थी कि मूवी बैन हो। मैं तो मूवी को बंद ही करा था, मैं नहीं बनाऊं मूवी, गलत तरीके से बनी। और आप छोड़ो, ये फिल्में बढ़ती रहेगी, जब सरकार अपनी बन जाएगी ना राजस्थान में, चाहे जितनी फिल्म बनाएगी। आपको तो खुश इस बात के लिए होना चाहिए कि नागौर के छोटे छोटे गांवों के अंदर महाराजा सूरजमल की मूर्तियां बन के और लगनी चालू हो गई नागौर के छोटे गांव। अब बाड़मेर, जोधपुर अपने वाला क्या कोई बात पकड़ लेते फिर उसको छोड़ते नहीं जब तक पूरी नहीं होती। और सुनने एक जाटों ने पहले मैसी ट्रैक्टर पकड़ा, मैसी ट्रैक्टर को बंद ही करना पड़ा, इतने मैसी ले लिए जगह जगह। फिर बोलेरो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर सारे आपके पास मिलेगी। अब आपके बड़ी मचमची हो रही कि हाईवे को जाम करे, चाहते हो ना, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, बरसात ज्यादा आ गई ना, हाईवे तो वैसे ही जाम हो रहा तो जाम लग गया। अब देखो जाम लगे हुए जाम को हम उसमें नहीं करेंगे दोबारा। और सुनिए मेरी बात, अब तुम आंदोलन में आपके साथ हो ना, चिंता क्यों करें। अगला जब भी आंदोलन होगा, नैम सिंह जी आपने 1 महीने का समय दिया, एक बार बच्चों से वापस बात कर लेना। 21 तारीख से लोकसभा है, सुनिए मेरी बात, 21 तारीख से लोकसभा है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आपकी जो छोटी बहन संजना जी को आपने जिता के भेजा, ये पहला जो सत्र था उसमें पहली बार जब MP बन के कोई जाता है तो MP बोलना नहीं चाहता, वो देखता कि मैं देखूं एक बार पहले कैसे बोलते हैं दूसरे MP।
ये 15 बार उस मामले को मैं उठाऊंगी। मैंने कहा ऐसा क्या मामला हो गया कि मेरे को तो जब बोलना है लोकसभा में तो सबसे पहले जाट आरक्षण का मुद्दा उठाना है। तो मैं इनके साथ ही बैठा था, आपने देखा होगा, इन्होंने मजबूती से जाट समाज को दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण का मामला उठाया। और जाट और जाटो तो हम अलग ही नहीं मानते हैं कि हमारे भाई है जाटो सारे। और हिस्ट्री में चले जाएंगे तो बहुत सी जातियों को तो अलग थलग इन लोगों ने वेद पुराण में करके कर दिया हम लोगों को। तो स्टेज के अंदर जब जाओगे, जो सीधे हैं, जो अच्छे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे। अरे आप सुनो, टंकी में चल जाना, टंकी में बात भाइयों, उधर मैंने को इधर देखो ना, इधर देखो तो क्या देख, ऐसे मान लो कोई बंदर आ जाएगा उसको देखोगे क्या? मैं कह रहा हूँ इधर देखो आप, वो भी अपने भाइयों सुनो, बाद में देख लेना उसका। इधर देखो मेरी तरफ। हमें पता है कि आप वसुंधरा जी के दोस्त हो, लेकिन नीचे उतरो, ठीक है? मैडम का पुराना दोस्त है। अब इधर सुनो, आप सुनो, ये ध्यान डाइवर्ट मत करो। जाट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नई बात आती है उधर सरक जाता है, अब उसको उसकी तरफ चलती है। इधर देखो ना, ये तो यूं घूमता मिलेगा, मैं बार बार थोड़ी आऊंगा। आप सुनो पूरी बात को। ऐसा है कि जिस मुद्दे को लेके आज आपने आयोजन किया, आप उधर नहीं देखोगे तो अपने आप उतर जाएगा नीचे। मेरी तरफ देखो ना, जिस मुद्दे को लेके टेलीफोन है आपके संघर्ष समिति का, नेम सिंह जी का, आरएलपी की हमारी जो कोर टीम है सबका, कि 29 तारीख को हम कार्यक्रम रख रहे हैं। और इन्होंने मुझे परसों पीले चावल दिए थे, परसों दिए थे आपने, तो मैंने कहा मुझे तो पीले चावल नहीं, फोन ही करते थे, उस पर आ जाता, मैं आऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा था कि आप नौजवान 10-15 हजार की तादाद में एक दिन के आह्वान पे आओगे। और इसमें कोई सुनिए, बहुत से लोग मुझे सामने जाते हुए मिले, भारी बरसात हुई, और अपन तो इतने भोले, जाट तो भोले ही होते हैं, बरसात में तो डोम लगाना चाहिए था, टेंट लगा दिया अपन ने, बताओ आप। तो टेंट तो भीगेगा, डोम के अंदर तो बैठ जाते। थोड़ा नेम सिंह जी शायद ये बात अपन ध्यान नहीं रख पाए, अगली बार करेंगे जब होगा। डोम अगर क्या पानी के अंदर तैर गए, कौन तैर गया? अब सुनो मेरी बात। और देखिए, बरसात में वैसे नहाने का अलग ही आनंद है कि नहीं? अभी सारे नाली है आप लोग, अब जब नाली है तो अब डरना किस बात का? कपड़े जूते तो खराब हो गए अपने, तो आराम से अब हमारी बात तो सुनो आप लोग। अब हमारी बात आराम से सुनो कि इस बात को गति कैसे देनी है। अपना सबका एक ही मकसद है कि धौलपुर भरतपुर डी के जाटों को दिल्ली में आरक्षण कैसे मिले, ताकि हमारे छोटे भाई बहनों को दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण मिले, और यहाँ से बहुत से अधिकारी हमारे बच्चे बढ़ के देश के अंदर सेवाएं दें और प्रदेश के अंदर सेवाएं दें। चूंकि पहले के जो आंदोलन हुए, मैं यहाँ मौके पे नहीं आया होगा, लेकिन हमेशा आपकी चिंता करता था। जिस तरह बॉर्डर पे पहले बीएसएफ और दूसरे मिलिट्री फोर्स रहती है, कई रिजर्व बटालियन अलग रहती है कि युद्ध का ऐलान होता है, वो भी टूट पड़ते हैं। हम उस रिजर्व फोर्स के अंदर थे। मैंने कहा कहीं आवश्यकता पड़े तो पूरा राजस्थान और देश साथ था, उनको भरतपुर के लड़ा के अपने आप सरकार को झुका देंगे। सरकार झुकी, मुख्यमंत्री भी आपके क्षेत्र से आते हैं। ये तो मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा, भरतपुर का ऐसे व्यक्ति को वहां बैठा दिया ले जाकर सीएम की कुर्सी पर। वो क्षेत्र से अगर आते और इनके अंदर अगर इतनी समझ होती तो आप 5 आदमियों को वहां बुलाते, घर पे खाने पे बुला के, और मोदी के पास लेके जाते अपने चार्टर से और आरक्षण दिला के आते। तब तो मानते भजनलाल जी ने कुछ किया। भजनलाल जी ने कुछ नहीं किया सिवाय स्टेट को बर्बाद करने के। आपने 1.5 साल जिनको खुद को 25 से सीएम का पद मिला, वो दूसरे को क्या देंगे मेरे भाई? इसलिए कोई भजनलाल के भरोसे में नहीं है कि भजनलाल आरक्षण हमें देगा और हम कोई भीख में आरक्षण ले रहे हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि बीजेपी की दिल्ली की सरकार के हलक से खींच के भरतपुर धौलपुर का पहले भी जाट आरक्षण आंदोलन जब राजस्थान में चला, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। ये तमाम नेता जो थे, हम घूमते थे उस समय। आरक्षण की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और 2, 4, 5 लोगों ने फायदा उठा के, कोई एमएलए का टिकट ले गया, कोई एमपी का, कोई पैसे ले, कोई सिस्टम सेट कर लिया था। लड़ते हम लोग रह गए भाई। 1998 में जब राजस्थान का जाट आरक्षण लड़ रहा था, तब भी भरतपुर धौलपुर के जाटों को अलग रख दिया उसके अंदर कि भाई जो राजा है इनको आरक्षण किस बात का। फिर आपने लड़ाई लड़ी, तब मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर था, मेरे पास खाली फोन ही आते थे। क्योंकि भरतपुर हमारी शान है देश की,
इसलिए भरतपुर के जाट समाज को आरक्षण की पैरवी राजस्थान की विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर बिना राजनीतिक स्वार्थ के हम करते रहे और आगे भी आपके सम्मान को देश में ठेस नहीं लगने देंगे। आप निश्चिंत रहें। उस समय भी आपके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। जब 1999 में राजस्थान के दूसरे जाटों को ओबीसी में लिया तो धौलपुर भरतपुर को पीछे छोड़ दिया था। अगर उस समय ही सारी लड़ाई एक साथ लड़ी जाती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होता। लेकिन जो समय चला गया उसको छोड़ो। आप महाराजा सूरजमल के वंश जो, अब तो एक ही बात याद रखनी है, जो चीज हम चाहें उसे ले करेंगे, अगर शांतिपूर्वक तरीके से नहीं। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। इस बार उंगली टेढ़ी करके मोदी जी को भी बता देंगे कि भरतपुर जब मचलता है तो दिल्ली की तरफ भी जाता है और दिल्ली से कभी तो दरवाजे ले आता है और कभी दिल्ली से कई दूसरे सामान दिल्ली से ले आए। सोफा सेट और मोदी का सोफा सेट लियांगे। सोफा सेट नहीं लेना, सोफा सेट ही मिल जाएगा। कोई चीजें लानी तो पहले लेके आते थे, घोड़े पे बिठा के। घोड़े पे क्या लाते थे? अरे घोड़े पे क्या लाते बिठा के? अरे कुंवारे वो तो जानते होंगे, लेकिन तुम कहाँ से जानोगे? तुम तो घोड़ा नंबर ही नहीं आ रहा ना शादी का। जिनकी शादी होगी वही जानते। तो अब सुनिए भाई प्लीज, मेरा तो खुद की इच्छा थी कि आज हाईवे पे 2-3 घंटे चढ़कर या तो माइक आते ही मुझे ही पकड़ाते। अब नेम सिंह जी जो आपके लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, देखो लड़ने के लिए कोई आदमी चाहिएगा ना। ये बैठे हैं, जब माइक वाइक की व्यवस्था वहाँ से यहाँ हुई, देखो माइक की व्यवस्था। भैया सुनो, तेरे काज दे रहे अत्याचार, चल तू आगे पर 1-2 घंटा का। आपकी भावनाएं 100% सही है। और भैया सुनो, आपके अंदर जो जोश है, इस जोश के कारण तो हम बोल रहे हैं जोर जोर से। ये जो भरतपुर के जाट समाज के अंदर जो जोश है और भरतपुर के राजाओं ने जो लड़ाइयां लड़ी, धौलपुर हमारा स्टेट है जाटों का। और सबसे खुशी की बात है कि धौलपुर के जाट वसुंधरा को ब्याह के ले आए थे हमारे लिए। जाट कितना बड़ा होता है बताओ। वसुंधरा जी घूमती थी राजस्थान में वोट के लिए, और वसुंधरा जी शुरू में नहीं कहती, तब हम साथ घूमते 2002-3। वो मैडम साफ ही कह दो कि मैं जाट की लुगाई हूँ, नहीं ले चलेगा। सतरानी हूँ वो तो ठीक है, आप सतरानी के साथ ये भी बोल दो मैं तो जाट मुझे ये और बोलो। और ये भी कह दो कि भरतपुर राजघराने से भी हमारा अच्छा संबंध था, जिसे वोट ज्यादा मिलेंगे, और था, उसमें कोई दो राय नहीं। वसुंधरा जी का रिश्तेदारी भरतपुर के अंदर भी है और धौलपुर तो भरतपुर का ही पार्ट था। और धौलपुर के राजा वसुंधरा को लाए और कम से कम पूरा सीएम नहीं बना तो आधा सीएम बना, तो आधा तो बन गया राजस्थान में। पूरा तो अब बनेगा आधे से। हम खुश नहीं है भाई, लड़ाई हम लड़ते रहे, आप भी लड़ते रहे, लेकिन आने वाला समय आपका है। थोड़ी हिम्मत रखना, थोड़ा हौसला मजबूत रखना। उधर से हम सुनामी लेके आ जाएंगे आपके भरतपुर अलवर धौलपुर की तरफ। इधर उसको तूफान लेके आएंगे और आपको उसको सुनामी बनाना है। मैं कह रहा हूँ राजस्थान की सत्ता पर अगर आपने कब्जा कर लिया तो दिल्ली के अंदर फिर आपके वो लोग होंगे जो चौधरी चरण सिंह का जमाना था, चौधरी देवीलाल जी का जमाना था, जब 5-5 कैबिनेट मंत्री आपके समाज के थे। दुर्भाग्य देखिए, हमारे समाज का तो कोई मंत्री नहीं, और जिनको बनाया है उनको अगर खड़ा कर दो तो 3-4 बार तो पूछना पड़ता है कि ये जाट समाज से आते हैं क्या। पर्सनैलिटी भी तो होनी चाहिए। अरे खाली मंत्री पकड़ के बना दो, उनकी पर्सनैलिटी नहीं हो और आवाज ही नहीं निकले, वो उन मंत्रियों से क्या समाज को संदेश दोगे आप बताओ। और राज्य मंत्री बना दिए, उनको फाइल आप भेज नहीं रहे हो, क्या काम क्या हमारे मंत्री? क्या हमने आपका गवर्नर बना दिया, हमने आपका उपराष्ट्रपति बना दिया होगा जब हमने आपके लक्कड़ किया तब बनाया।